हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे हैं। जैसा पैटर्न देख पाएंगे, आज हम धारिता मतलब कैपेसिटेंस वाले चैप्टर की ओर मूव कर रहे हैं। विद्युत धारिता आप सभी को पता होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का देखा जाए तो एंडिंग पार्ट है। इसके कुछ 2 से 3 वीडियो आएंगे जिसमें हम लगभग 100 सवाल जो हैं वो ऐसे करेंगे जो नीट, आईआईटी, एम्स, एनडीए और अदर डिफेंस एग्जाम में आए होंगे, पैरामेडिकल इन सभी में आए होंगे। क्वेश्चंस बहुत अच्छे होंगे, बेसिक होंगे और आपकी नॉलेज को बहुत इम्प्रूव करने वाले हैं। और डेफिनेटली ये नीट और आईआईटी की जो एग्जाम्स अपकमिंग हैं इनमें आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो चालू करता हूं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैपेसिटेंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कुछ एक फॉर्मूलाज को अपन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में अपन आगे काम करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, आप सभी को पता है जब आप कैपेसिटेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं किसी भी चालक के लिए, तो चालक मतलब किसी भी वस्तु को दिया गया या किसी भी पिंड को दिया गया जो आवेश होता है Q इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, CV होता है। जहां C क्या है, विद्युत धारिता है। ये बात ध्यान में रखें, C क्या है बच्चों, धारिता है ना। और धारिता का मात्रक क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। इसका मात्रक बच्चों फैरड होता है, फैराडे नहीं, फैरड होता है। ठीक है, फैरड लिखो। कई किताबों के अंदर इसे फैराड भी लिखा गया, कई किताबों में इसे फैराड भी लिखा गया है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, दोनों एक ही चीज है। ठीक, पर धारिता में जब हम आगे चलते हैं तो C इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला बनता है Q डिवाइडेड बाय V। इस फॉर्मूला को देख करके बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर आवेश को बढ़ाएंगे तो धारिता बढ़ जाएगी या फिर विभव को घटाएंगे तो धारिता घट जाएगी। बच्चों इसमें थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करने की जरूरत है कि जब हम किसी भी चालक को आवेश देते हैं, मतलब उसका आवेश क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उतना का उतना उसका विभव भी बढ़ जाता है। वापस से समझिएगा, किसी चालक को अगर आप आवेश दोगे तो उसका विभव भी उतना का उतना बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं आवेश को प्रारंभ का दोगुना कर दूं तो विभव भी प्रारंभ का दुगना हो जाएगा। अगर विभव भी प्रारंभ का दुगना हो जाएगा तो इनका अनुपात देखो बच्चों, वापस से वही आया क्या, Q/V, मतलब धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस चीज को आपको सदैव ध्यान में रखना पड़ेगा कि यदि किसी चालक का आवेश दुगना, तिगना, 4 गुना या फिर बढ़ा दिया जाता है तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान में रख लो, एक सिंपल सा बेसिक सा लॉजिक हो गया हमारे पास में ये। ठीक है, तो ये चीज थी धारिता के लिए। एक चीज, धारिता का विमा कैसे निकालेंगे, ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, फॉर्मेट समझ लीजिए। जब आप C इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय V लिखते हैं, ठीक है, विमा की बात कर रहे हैं, तो Q का तो आप सभी को पता है A1T1 होता है। ठीक है, V के लिए कैसे काम करेंगे, तो V इज इक्वल्स टू होता है बच्चों W डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, तो मैं अगर ये फॉर्मूला रख देता हूं तो C इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय W और उसमें भी Q का डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, Q² डिवाइडेड बाय W ना बच्चों। Q का कितना, A1T1, यही है Q का कितना, A1T1। और कार्य का कितना होता है, M1L2T-2। बताओ सॉल्व होगा नहीं होगा, विमा आएगी नहीं आएगी, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप आसानी से कर लेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, चलो ये चीज़ हो जाएगी ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है बच्चों। तो ये बेसिक पार्ट था किसका, धारिता का। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें हमें और क्या पढ़ना है। देखिए, जब किसी गोले को, किसको बच्चों, गोले को, गोले की धारिता की बात की जाती है। किसकी धारिता की बात कर रहे हैं हम, गोले की धारिता की बात कर रहे हैं, जिसकी त्रिज्या मान लीजिए R है, स्मॉल r या कैपिटल R। तो गोले की धारिता C इज इक्वल्स टू होती है बच्चों 4πε0 और R। मैंने कैपिटल R लिख दिया, इसे स्मॉल r में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि त्रिज्या मैंने स्मॉल r लिख रखी है। अगर मैं त्रिज्या कैपिटल R लिखता हूं तो फिर वापस से आप कैपिटल R लिख लीजिएगा। ये कब, ये धारिता कब है बच्चों, आंसर है निर्वात में है। ये धारिता कब है बच्चों, निर्वात में है। अगर यही धारिता माध्यम में देखी जाती, माध्यम मतलब अगर इस गोले के चारों तरफ कोई ना कोई माध्यम होता,
तो क्या होता, तो हम इसी धारिता को पढ़ते 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ में एप्सिलॉन आर और आ जाता, और एक आर इधर चल रहा है। कुल मिलाकर के जो प्रारंभिक धारिता है ना उसको किससे गुणा कर देना है, एप्सिलॉन आर से गुणा कर देना है। ठीक, कहने का मतलब ये है कि माध्यम भरने पर धारिता सदैव बढ़ती है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर इस एप्सिलॉन आर की भी एक प्रॉपर्टी है बच्चों। ठीक, ये एप्सिलॉन आर जो है बच्चों आपको पता होना चाहिए अनंत होता है, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ चालकों के लिए। और कोई भी पदार्थ हो उसके लिए अनंत नहीं हो सकता। एकमात्र कौन से पदार्थ है जिनके लिए इसका मान अनंत होता है, वो है चालक पदार्थ। ठीक है, अगर आपको कोई बोलते कि किसी कुचालक या परावैद्युत पदार्थ का, परावैद्युत पदार्थ वैसे भी कुचालक होते हैं, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक अनंत हो सकता है, आंसर है नहीं। मात्र चालकों का परावैद्युतांक ही क्या हो सकता है, अनंत हो सकता है, इसके अलावा किसी का नहीं हो सकता, ध्यान में रखिएगा। एक फॉर्मूला और बन गया यहाँ से, क्या भाई, एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माध्यम की धारिता में निर्वात की धारिता का भाग लगा दो। निर्वात की धारिता को सामान्यतः सी नॉट लिखा जाता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला मेरे साथ में उतारते हुए चलिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से हो। आगे काम करते हैं। आगे अगर हम इस चीज को डिस्कस करें तो ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, ये तो समझ में आ गया होगा। ये भी समझिए कि किसी भी चालक की या गोलीय चालक की धारिता जो है वो निर्भर करती है उसकी त्रिज्या पर। अगर त्रिज्या बढ़ाओगे तो उसका आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो उसकी धारिता बढ़ेगी। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान में रखें कि ये जो धारिता है वो निर्भर करती है किसके ऊपर, निर्भर किस पे करती है, आकार के ऊपर। आकार या फिर आप लिख सकते हैं क्षेत्रफल के ऊपर। क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा धारिता उतनी ही ज्यादा होगी, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर पृथ्वी को, यहाँ पर एक और सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे आता है कि यदि पृथ्वी को अगर चालक गोला मान लिया जाए तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी ली जाएगी, पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। ऐसी त्रिज्या का अगर गोला मान लिया जाए तो पृथ्वी की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितनी होगी, ध्यान में रख लीजिएगा, 711 माइक्रोफेरेड। कितनी है, 711 माइक्रोफेरेड, ये दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, इस चीज को अपन दिमाग में रख करके ही आगे काम करेंगे। चलो आगे चलते हैं इसमें। देखो बच्चों, पृथ्वी की धारिता कितनी, 711 माइक्रोफेरेड, दिमाग में रख लीजिएगा। अब आगे देखिए, आगे अगर हम काम करें तो कैपेसिटेंस के लिए समांतर प्लेट संधारित्र का कॉन्सेप्ट भी आता है। और किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो उसके पास में कितनी ऊर्जा संचित होती है, ये भी कॉन्सेप्ट आता है। तो ये दोनों चालक के लिए और समांतर प्लेट संधारित्र के लिए एक साथ पढ़ लेंगे हम। देखिए, सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र समझिए। तो हमने बोला समांतर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र, ये क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र जो आवेश को, और आवेश की जगह मैं सही वर्ड यूज कर सकूं तो जो ऊर्जा को संचित कर सके, क्या कर सके, संचित कर सके, वही संधारित्र होते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक, और संधारित्रों की धारिता ज्यादा होती है, इसलिए ये अधिक आवेश और अधिक ऊर्जा को संचित कर पाते हैं। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्वात में, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्वात में कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी, हमेशा ध्यान में रखोगे आप। ठीक है, दिमाग में रह जाएगा। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या है कि ये निर्भर करती है क्षेत्रफल पर और ये निर्भर करती है डी के ऊपर। ये डी है बच्चों, स्मॉल डी। अब ये क्या चीज है, तो अगर ये समांतर प्लेट संधारित्र है तो इसमें एक प्लेट तो होगी प्लस की और दूसरी प्लेट होगी माइनस की। जितना इधर प्लस है उतना इधर माइनस है, तो कुल आवेश वैसे शून्य होता है, लेकिन समांतर प्लेट संधारित्र का जब हम आवेश क्यू बोलते हैं तो वो धनात्मक प्लेट पर आवेश के बराबर होता है। ध्यान में रखोगे ये चीज भी। हाँ, क्या भाई, तो यहाँ पर ये जो दूरी है ना दोनों प्लेटों के बीच की, इसे बोलते हैं स्मॉल डी। इस दूरी को क्या बोलते हैं, स्मॉल डी बोलते हैं। और ये जो क्षेत्रफल है इसे बोला जाता है ए। क्या बोला जाता है, इसे ए बोला जाता है। तो यहाँ पे ए समझ रहे हो, प्लेटों का क्षेत्रफल है। प्लेटें अगर वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर यूज करोगे।
है ना। प्लेटें अगर वृत्ताकार है तो पाई आर स्क्वायर यूज कर लीजिएगा। अब अगर इन प्लेटों के बीच में पूर्णतः माध्यम भर दिया जाए, क्या भर दिया जाए, पूर्णतः माध्यम, तो यही क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ में एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, ए डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, कुल मिलाकर के माध्यम की जो धारिता है बच्चों आप सभी को पता है, कुछ ऐसे लिखी जा सकती है, एप्सिलॉन आर इंटू सी नॉट। बताओ लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। हाँ, यहाँ पर एक नई चीज और है। नई क्या है, आपने तो खैर पढ़ ही रखी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्या कि अगर हम बात करें अंशतः भरी हो, है ना, कोई माध्यम जो है, माध्यम प्लेटों के बीच में कैसे भरा हो, अंशतः। अंशतः का मतलब समझिए, जैसे ये दो प्लेटें हैं, एक प्लेट प्लस की और एक प्लेट माइनस की, है ना। इधर आपने प्लस का आवेश बनाया और इधर माइनस का, 3 4 5। अब आपने जो माध्यम भरना है ना, वो सिर्फ एक छोटे से भाग में भरना है, पूरे पे नहीं भरना है, ऐसे छोटा सा भाग लेना, इसमें आपने माध्यम भर देना है। एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का क्या कर देना है, माध्यम भर देना है। ठीक है, अगर ऐसा भरा हुआ है, प्लेटों के बीच की दूरी ये जो है ये अभी भी डी है, ठीक, और ये जो दूरी है ना ये वाली, ये टी है, जहां पर माध्यम भरा हुआ है, अंशतः भरा हुआ है। तो इस केस में कैपेसिटेंस क्या होता है, तो Cm, ध्यान में रखिएगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस, अब क्या होगा, टी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। ये ध्यान में रखना, ये पूछा जाता है, अंशतः भरा हो तो क्या होगा। हाँ, अब ये एक और है इसमें सवाल, क्या भाई, अगर यही जो परावैद्युत पदार्थ भरा हो अगर चालक होता तो क्या होता। अगर परावैद्युत पदार्थ भरा होता ये, है ना, और वो चालक होता, ठीक है, इस परावैद्युत पदार्थ की जगह हम चालक पदार्थ भर देते, जैसे चांदी वांदी कुछ डाल देते, तो क्या होता, तो इस एप्सिलॉन आर का मान अनंत रखते, है ना, अनंत रखते, तो फिर ये 1/अनंत क्या हो जाता, 0। तो चालकों के लिए C, और मैं यहाँ पर चालक लिख देता हूँ, चालकों के लिए कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी। ये ध्यान रखना, चालकों के लिए यही केस है। ये केस किस में कन्वर्ट हो जाता है, चालकों में, ऐसा कन्वर्ट हो। क्या धारिता बढ़ेगी, आंसर है बिल्कुल बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि नीचे देखो अभी भी हर कम हो रहा है, ठीक है, तो धारिता हमेशा बढ़ती है। आपने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, एप्सिलॉन आर इंट्रोड्यूस कराया, एप्सिलॉन आर इंट्रोड्यूस कराते ही धारिता हमेशा बढ़ेगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, धारिता घटती नहीं है ना, धारिता घटेगी नहीं, वो सदैव सदैव क्या होगी, बढ़ेगी। इस चीज को ध्यान में रखना। फिर इसमें आप आगे चलते जाओगे, बहुत सारे माध्यम भर दिए जा सकते हैं, अंशतः भी भरे जा सकते हैं और पूर्णतः भी भरे जा सकते हैं। उस केस में क्या करोगे, बहुत सारे माध्यम अगर अंशतः भरे हो तब क्या होगा बच्चों, वो देखो, तो आप कुछ ऐसा लिखोगे, ये कुछ ऐसा होगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी, ऐसा का ऐसा चलेगा। टी क्या, जितने माध्यम आपने भरे हैं, T1 T2 T3 जितने भी माध्यम भरे हैं, फिर ये जो है ना, ये आप भरोगे T1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R2 प्लस T3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R3, और ये चलता ही जाएगा, ये चलता ही जाएगा, ध्यान में रखना। ठीक है, हाँ, अगर अंशतः की जगह पूर्णतः भर दें, बहुत सारे माध्यम और पूर्णतः भर दिए जाए ना, यहाँ पर भी एक माध्यम है, यहाँ पर भी एक माध्यम है, इधर भी एक माध्यम भर दिया जाए, ऐसे अगर बहुत सारे माध्यम भर दिए जाएं तो फिर क्या होगा, तो फिर इस भाग को हटा दो, इसको हटा दो, फिर ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय T1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R2 प्लस T3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज आ गई होगी, है ना, पता चला ये D माइनस टी को खा जाना है। क्यों खाना है बताता हूँ, क्योंकि ये T आपने पूरा भर दिया तो D और T दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो D माइनस टी हट जाएगा। ठीक है, वो ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं बच्चों, आगे इसमें क्या होगा वो समझिए। ये समांतर प्लेट संधारित्र में पता चला।
अब समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि संचित ऊर्जा कितनी है। तो ये बात ध्यान में रखना, ऊर्जा संचित U पूरे में, ठीक है, U कितनी होती है, इसके 3 फॉर्मूला हैं। पहला फॉर्मूला 1/2 CV², जो सर्वाधिक उपयोग में होता है, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला 1/2 Q² डिवाइडेड बाय C, ये भी उपयोग में आता है। एक और फॉर्मूला है क्या, ½ QV, ठीक है। और इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला आ जाए तो आप बचे हुए सारा काम आसानी से कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, तो ये पता चला, जैसे बस ये बात ध्यान रखना, Q = CV होता है, Q = क्या होता है, CV होता है, इस चीज को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला चालकों में भी है, ये फॉर्मूला क्या है, चालकों में भी कारगर है। किसी चालक को आवेश देने पर कितनी ऊर्जा संचित होती है, वहां पर भी ये काम करेगा, ठीक। आगे अगर हम बात करते हैं कि एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, U में किसका भाग लगा दिया जाए, V का, जिसे हम स्मॉल uv लिखते हैं, स्मॉल तो लिखा ही नहीं मैंने, U, ठीक। एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा संचित होती है, तो ये फॉर्मूला आप सभी ने बहुत बार पढ़ा होगा, ε0 E², ½ ε0 E²। E क्या है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है ये बात। चलो जी, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, है ना। अब आपने एक चीज और पढ़ रखी है, क्या पढ़ रखी है वो समझिए। आपने पढ़ रखा होगा कि 2 गोले ले लो, एक गोला ये लिया और एक गोला ये ले लिया, चालक गोले ले लिए, है ना। एक की त्रिज्या अपन ने कर ली R, R1, दूसरे की त्रिज्या R2, ठीक है। फिर इसको आवेश दिया Q1 और इसे आवेश दिया Q2। इस छोटे वाले गोले की धारिता कम है C1, इस बड़े वाले गोले की धारिता ज्यादा है C2, ठीक। अगर इन चालक गोलों को क्या किया जाए, किसी भी तार से, चालक तार से जोड़ दिया जाए, चालक तार है तो प्रतिरोध तो होगा ही होगा, ठीक है, चालक तार से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, एक से आवेश दूसरे में जाएंगे, एक से आवेश दूसरे में, और कौन सा ज्यादा आवेश ग्रहण करेगा, तो ये बात ध्यान रखना, जिसकी धारिता ज्यादा होगी वो ज्यादा आवेश ग्रहण करेगा, ये बात ध्यान रखो। अब ये डायग्राम देख करके मेरे को बताओ कि इसमें धारिता किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा है, इस वाले ए गोले की धारिता ज्यादा है या बी गोले की धारिता ज्यादा है, जल्दी से बताओ क्या होगा। आपको पता चलेगा बच्चों कि ये गोला जिसकी त्रिज्या ज्यादा है उसकी धारिता भी ज्यादा है, ये बात ध्यान में रखना, त्रिज्या ज्यादा होने पर धारिता भी ज्यादा होती है, ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखोगे आप, त्रिज्या ज्यादा होने पर धारिता भी ज्यादा होती है, ठीक है, दिमाग में रहेगा ये। चलो उम्मीद करता हूँ ये दिमाग में ही होगा, है ना। चलो अब इसके बाद में कैसे काम करेंगे भैया, तो जब आवेश गया तो फिर इसमें से आवेश ऐसा जाएगा, Q1 से Q2 में आवेश जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। आवेशों का पुनर्वितरण भी हो जाएगा, और ये ज्यादा आवेश है ना, जब देखेंगे तो एंड में इसके पास में ज्यादा आवेश आएगा, दूसरे बी वाले गोले के ऊपर ज्यादा आवेश आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी धारिता ज्यादा है, इसका क्षेत्रफल भी ज्यादा था, त्रिज्या भी ज्यादा है, ठीक है। ओके, अगर ऐसा है तो आवेश एक से दूसरे में जाता रहेगा, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब ये आवेश रुक जाएगा। कब रुकेगा वो समझिए, जब दोनों का विभव, इसका भी विभव और इसका भी विभव समान हो जाएगा, दोनों का विभव समान हो जाएगा, तब आवेश का वितरण रुक जाएगा, सॉरी वितरण नहीं, आवेश का प्रवाह रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, आवेश का प्रवाह रुक जाएगा, ध्यान में रखिएगा बच्चों, ठीक है। अगर आवेश का प्रवाह रुक गया है और कौन से विभव पर, तो हम बोलते हैं इस वाले विभव को उभयनिष्ठ विभव को, उभयनिष्ठ विभव को बोलेंगे भाई। तो उभयनिष्ठ विभव पर V का मान पूछा जाता है, ये क्या होता है, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। इस C1V1 को Q1 भी लिख सकते हो, Q1 बराबर क्या होगा, C1V1 होगा, तो आप ये लिख सकते हैं प्रारंभिक आवेश पहले का और दूसरे का, और डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ध्यान में रखना ये, ठीक है। ये आगे अगर मैं और चलता हूं, देखो
इसी में ही आगे और क्या पूछ लेता है वो। ये तो उभयनिष्ठ विभव की बात हो गई। अगर आपको पूछे कि प्रारंभ में तो Q1 और Q2 आवेश था और पुनर्वितरण के पश्चात इसके पास में Q1 डैश और इसके पास में क्या है Q2 डैश आवेश हुआ, ठीक, तो कौन सा ज्यादा होगा, Q2 डैश ज्यादा होगा या Q1 डैश ज्यादा होगा। बात ध्यान में रखना, Q2 डैश ज्यादा होगा किससे, Q1 डैश से। Q2 डैश ज्यादा होगा Q1 डैश से, ध्यान रखिए। क्यों, क्योंकि पुनर्वितरण के पास बाद में इसके पास में सबसे ज्यादा आवेश आएगा, त्रिज्या ज्यादा थी, धारिता ज्यादा थी, कारण यही है, ठीक है। उभयनिष्ठ विभव के बाद में ये बात ध्यान में रखना, इस पूरे आवेशों के पुनर्वितरण में कौन सी जो राशि है वह नियत रहती है या संरक्षित रहती है, आंसर है आवेश। आवेश जितना पहले आवेश था ना उतना बाद में भी रहेगा बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। मतलब Q1 प्लस Q2 प्रारंभिक आवेश बराबर होगा पुनर्वितरण के पश्चात आवेश के, ये बात ध्यान में रखना, ये कोई नहीं रोक सकता इस चीज को, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब पुनर्वितरण होता है तो यहाँ पर प्रतिरोध पर कुछ ना कुछ ऊर्जा में हानि होती है, कुछ ना कुछ ऊर्जा में हानि हो जाएगी। और हम बोलते हैं कि इन दोनों की ऊर्जाओं में कोई परिवर्तन आया, तो आंसर है हाँ बिल्कुल आया। प्रारंभिक ऊर्जा ज्यादा थी, अंतिम ऊर्जा कम हो जाती है, तो वो कम कहाँ हुई, इस प्रतिरोध के ऊपर होगी। बेचारा प्रतिरोध भी तो गर्म हो गया ना, ठीक है, उसने भी ऊर्जा खा ली, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना कि ऊर्जा को हम नियत नहीं मानते हैं। क्यों नहीं नियत नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध कुछ ऊर्जा जो है खा जाता है, ठीक है। हाँ, प्रतिरोध की ऊर्जा को जोड़ लो तो फिर कुल ऊर्जा नियत है, निकाय की कुल ऊर्जा नियत, लेकिन दोनों गोलों की कुल ऊर्जा नहीं, नियत नहीं है। दोनों गोलों की कुल ऊर्जा में परिवर्तन आ जाएगा भैया, ठीक है। ये ध्यान में रखने लायक बात है इसमें, है ना। ओके, एक तो फिर वो ऊर्जा में कमी कितनी हुई डेली, ये भी पूछ लेता है। हालांकि इसके ऊपर सवाल नहीं आना चाहिए तो भी समझिए, ये होता है 1/2 C1C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ठीक है, इनटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर कैसे भी कर दो यही आएगा, ठीक है। ऊर्जा में हानि कितनी होती है, इतनी हानि होती है भैया, इतनी हानि होती है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये था आवेशों का पुनर्वितरण। अब इसके बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों क्या भाई, दो संधारित्र हैं, ऐसा मानते हैं। देखो, पहला संधारित्र ऐसा, जिसे पहले बैटरी से जोड़ा था फिर बैटरी से विच्छेद कर दिया। दूसरा संधारित्र ऐसा, और इसे बैटरी से अभी भी लगा के रखा हुआ है, बैटरी इसकी हटाई नहीं है ना। दोनों ही केस में आप क्या कर रहे हो, एप्सिलॉन आर माध्यम इंसर्ट कर रहे हो। एक कप जब बैटरी लगी हुई है, एक कप जब बैटरी को हटा दिया गया है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, ये बात ध्यान में रखना। और ये चीज सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, चाहे आरबीएससी ले लो, चाहे सीबीएसई ले लो, चाहे दुनिया का कोई भी बोर्ड ले लो, दुनिया का मतलब इंडिया का कोई भी बोर्ड ले लो, ठीक है। मतलब यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तरांचल बोर्ड, आंध्र प्रदेश बोर्ड, जो भी जितने भी आपको पता है उन सभी में पूछता क्या है कि अगर एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया और यहाँ पे बैटरी हटी हुई है तो क्या होगा। बैटरी हटी हुई की बात कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तो हम बोलते हैं सबसे पहली एक राशि ऐसी है जो काम ऐसी की ऐसी करेगी, क्या भाई, धारिता सी। धारिता जो है वो माध्यम की धारिता होगी, वो हम लिखेंगे Cm। Cm इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो प्रारंभ की धारिता है C0 उससे बढ़ जाएगी एप्सिलॉन आर गुना। अब ये बात और ध्यान में रखो, प्रारंभिक आवेश को Q0 मानूंगा, प्रारंभिक विभव को V0 मानूंगा, प्रारंभिक धारिता को C0 मानूंगा, निर्वात वाली धारिता को, और विद्युत क्षेत्र को E0 मानूंगा और ऊर्जा को U मान लेंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ये प्रारंभिक केस है। हाँ भाई, तो ये धारिता ऐसे हुई, ठीक। जब आपने बैटरी को हटा दिया है तो आपने एक बार आवेश दे दिया, अब आपने हटा दिया, तो जितना आपने आवेश दिया होगा उतना का उतना एंड तक रहेगा, क्योंकि आवेशों के संरक्षण का नियम तो सदैव काम करेगा बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। तो जब हम आवेश Q की बात करते हैं
तो क्या होगा, जितना आवेश पहले था उतना का उतना बाद में भी रहेगा, तो माध्यम में आवेश का मान उतना का उतना ही रहेगा जितना कि पहले था, जितना कि पहले था, मतलब Q नॉट के बराबर। आवेश पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने बैटरी को हटा दिया, एक बार आवेश दे चुके हो आप, ठीक है। आवेश पर कोई प्रभाव नहीं। तो फिर विभव पर क्या? तो माध्यम में विभव देखो, इस वाले केस की बात कर रहा हूं, पहले वाले केस की क्या होगा, देखो Q इज टू CV होता है ना। तो फिर यहां से अगर मैं V की बात करता हूं तो ये आ जाएगा क्या, Q डिवाइडेड बाय C। तो ये हो जाएगा Q माध्यम डिवाइडेड बाय C माध्यम। गौर करो, Q माध्यम तो Q नॉट ही था, ठीक है। C माध्यम कितना है, एप्सिलॉन R C नॉट। ये तो V हो गया क्या, V नॉट, और उसमें भाग किसका, एप्सिलॉन R का। विभव घट जाता है, ध्यान में रखना, विभव क्या हो जाता है, घट जाता है। तो V माध्यम इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, V नॉट में भाग लगेगा किसका, एप्सिलॉन R का। अगर ये तीन चीजें आपको पता है तो आप सारा काम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हो गया ये क्लियर। अब इसके बाद में देखो, एक मिनट मेरे को ये हटाना पड़ेगा ताकि मैं आपको आगे की चीजें अच्छे से समझा सकूं। हाँ भाई, देखो बच्चों, ये हो गया। अब विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, पहले तो ई नॉट इज इक्वल टू क्या, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तरीका आप सभी को पता है। सिग्मा को भी एक बार के लिए तोड़ दो, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाय ए होता है ना। और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लगा दो, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब माध्यम की बात करते हैं। तो जब हमने लिखा ई माध्यम इस वाले केस में, तो ये हो जाएगा Q माध्यम, ठीक है, डिवाइडेड बाय A, और ये एप्सिलॉन नॉट के साथ में एप्सिलॉन R भी आ जाना चाहिए, ठीक है। Q माध्यम देखो भाई, ये तो क्या हुआ, QN, वो Q नॉट ही था, ठीक है। और A एप्सिलॉन नॉट तो ऐसा का ऐसा, और इसमें एप्सिलॉन R का और भाग लग रहा है। ये गौर कीजिए, बात पता चली, चली नहीं चली क्या भाई, विद्युत क्षेत्र भी घट जाता है, विद्युत क्षेत्र भी माध्यम में घट जाता है। ई नॉट में किसका भाग लग जाएगा, एप्सिलॉन R का। बहुत सारे अन्य तरीके भी हो सकते हैं, जैसे V इज इक्वल्स टू ED भी होता है ना। तो अगर मैं E लिखूं तो E इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय D से भी आप लिख सकते हैं। माध्यम में क्या होगा, Vm हो जाएगा, ठीक है। तो Vm का मान कितना, V नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R, और ये D ऐसा का ऐसा, V नॉट डिवाइडेड बाय D क्या हो जाएगा, E नॉट हो जाएगा, और E नॉट में किसका भाग, एप्सिलॉन R का। तो अब बहुत सारे तरीकों से आप देख सकते हैं। फिजिक्स में अगर आपको फॉर्मूला पता है ना, आप दुनिया में कोई भी चीज़ निकाल सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। पता चला, विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाता है, घट जाता है। मैं आपको सिर्फ इन तीन राशियों के बारे में बोल रहा हूँ, ये तीन राशियां पता चलेंगी, आप सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। पता चल गया विद्युत क्षेत्र वाला काम। आगे काम करते हैं ऊर्जा का। ऊर्जा के लिए आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं पहले ऊर्जा के लिए फॉर्मूला लिखता हूँ, हाफ CV², तो ये हो जाएगा C नॉट V नॉट का स्क्वायर। ऐसा करूँ, माध्यम में देखो आप, माध्यम में क्या होगा, माध्यम में ये होगा 1/2 CM और VM का स्क्वायर, ठीक है। CM देखो, CM कितना है, 1/2 CM के साथ में लिखेंगे एप्सिलॉन R C नॉट, ठीक है। और Vm के साथ में लिखेंगे V नॉट बटा एप्सिलॉन R, और इसका क्या, स्क्वायर कर दो आप, ठीक है। तो क्या होगा, एप्सिलॉन R से एक एप्सिलॉन R कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या बना, 1/2 C नॉट V नॉट का स्क्वायर, और उसमें भाग किसका लग रहा है, एप्सिलॉन R का। गौर करो, ऊर्जा भी घट रही है, ये तो प्रारंभिक ऊर्जा थी क्या, ठीक है। तो ये प्रारंभिक ऊर्जा जो है वो घट जा रही है। UM इज इक्वल्स टू हो जाएगा U नॉट में एप्सिलॉन R का भाग लगेगा, एप्सिलॉन R का, ठीक। अब कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए ना बच्चों, मैं आपको इसी फॉर्मूला के लिए नहीं बोलूंगा, ये तो जनरल वे में आ जाता है
है ना। लेकिन आप कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए, हर एक फॉर्मूला में यही कॉन्सेप्ट चल रहा है। जैसे अगर आप बात कर रहे हैं हाफ क्यू वी की, किसकी बात करते हैं, हाफ क्यू वी की, U इज इक्वल्स टू हाफ क्यू वी ले लो आप। तीनों में से मैं ये दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू नॉट वी नॉट हो जाएगा। माध्यम में यही चीज क्या हो जाएगी, हाफ क्यू एम और वी एम हो जाएगी, ठीक। क्यू एम तो क्यू नॉट के बराबर ही है, और वी एम क्या, वी नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। गौर करो, वापस सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है क्या, आ रहा है क्या। तो ये ध्यान में रखो कि माध्यम में हमेशा ऊर्जा घट जाती है। अगर बैटरी का विच्छेद कर दिया होगा ना, बैटरी नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, बैटरी विच्छेद। बात समझ में आ गई क्या, ये क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, आगे चलो अब इस चीज को। अब अपन देख रहे हैं कि बैटरी लगी हुई है तो क्या होगा, बैटरी लगी हुई है तो क्या होगा, इन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो जब पहली चीज, धारिता तो सेम ऐसी की ऐसी, माध्यम डालते ही धारिता तो बढ़ेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता, एप्सिलॉन आर सी नॉट। लेकिन चूंकि बैटरी लगी हुई है तो अब इस संधारित्र का विभव नियत हो गया, जितना बैटरी का विभव होगा उतना ही संधारित्र का विभव होगा। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तो विभव जो Vm है ना बच्चों, इस केस में वो इस बार V नॉट के बराबर हो जाता है, ध्यान में रख लो, ठीक है। वो किसके बराबर हो जाता है, V नॉट के बराबर हो जाता है। क्लियर हो गया। अब आवेश देखो, C और V में पता चल गया। पहले Q चेंज नहीं हो रहा था, इस बार V चेंज नहीं हो रहा, बस यही अंतर है, और सारी चीजें फिर आपको इन दोनों से पता चल जाएगी। अब देखो Q इज इक्वल्स टू CV होता है ना। तो Q नॉट का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, Q नॉट इज इक्वल्स टू C नॉट V नॉट, है ना। और Q माध्यम का देखो क्या हो जाएगा, C माध्यम और V माध्यम। C माध्यम सभी को पता है, एप्सिलॉन आर C नॉट, और V माध्यम तो V नॉट के बराबर है। ये देखो C नॉट V नॉट को Q नॉट लिख दूं क्या, एप्सिलॉन आर Q नॉट लिखा जा सकता है क्या, आवेश बढ़ जाता है इस केस में, ठीक है। तो जो Q माध्यम है इस बार वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू Q नॉट। पता चला। अब ये तीन क्वांटिटी पता चल गई तो दुनिया में कोई भी चीज कैलकुलेट हो सकती है। विद्युत क्षेत्र के ऊपर आते हैं, विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र देखो, और तसल्ली रखिएगा चीजों को काम करते टाइम, बच्चे तसल्ली नहीं रखते हैं। देखिए E इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई D होता है, ठीक है, ये पता है आप सभी को। तो E नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट डिवाइडेड बाई D। मैं सिंपल फॉर्मूला यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा होगा बच्चों, समझना इस चीज को। नेक्स्ट में जब हम बात करेंगे E माध्यम की, तो ये हो जाएगा V माध्यम डिवाइडेड बाई D। V माध्यम कितना है, उतना का उतना V नॉट डिवाइडेड बाई D। बताओ भाई कोई फर्क आया क्या, विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। V माध्यम इज इक्वल्स टू प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र। और आप कोई सा भी फॉर्मूला ले लीजिए, चलो E वाले फॉर्मूले से जो आपने सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट किया था, इससे भी आप काम कर सकते हो। कैसे देखो, E माध्यम इज इक्वल्स टू सिग्मा माध्यम, और सिग्मा की जगह क्या लिख दो, Q डिवाइडेड बाई A, Q डिवाइडेड बाई A, ठीक है। और ये एप्सिलॉन नॉट और इसके साथ में एप्सिलॉन आर, और ये Q माध्यम आ जाएगा क्या यहाँ पर। गौर करना, आप समझना, Q माध्यम की जगह क्या लिखो, Q नॉट लिखो, और A ऐसा का ऐसा, एप्सिलॉन नॉट ऐसा का ऐसा, और ये एप्सिलॉन आर। अब Q माध्यम का सही वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन आर इंटू Q नॉट। एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन आर कैंसिल, वापस से देखो, प्रारंभिक चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो कोई सा भी फॉर्मूला ले लो, फिजिक्स चेंज नहीं होगी बच्चों, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। पता चल गया, विद्युत क्षेत्र का काम पता चल गया आपको। चलो अब आगे काम करते हैं, आगे कैसे होगा ये। हाँ, ऊर्जा के लिए कौन सा, हाफ CV स्क्वायर या हाफ QV यूज कर लो, आसानी से काम हो जाएगा। चलो मैं हाफ QV यूज करके देखता हूं। तो ऊर्जा के लिए हाफ QV, और प्रारंभ के लिए Q नॉट और V नॉट, ठीक है। माध्यम में देखो, हाफ Q माध्यम और V माध्यम, ठीक है। चलो देखो इधर, हाफ Q माध्यम की जगह क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन आर और Q नॉट, और V माध्यम तो V नॉट ही था,
हाँ, क्या हुआ बताओ, क्या हुआ, बढ़ गई क्या ऊर्जा एप्सिलॉन आर गुना एप्सिलॉन आर इंटू यू नॉट लिख दो क्या? गौर करो, क्यू नॉट वी नॉट डिवाइडेड, सॉरी क्यू नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाई 2 क्या आ रहा है? यू नॉट आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है ना। चलो तो पता चल गया होगा, पता चला नहीं चला, क्लियर? ओके चलिए हो गया ये। कोई सा भी फॉर्मूला ले लीजिए, नेक्स्ट फॉर्मूले से और करवा के बता देता हूँ, एक और फॉर्मूला से बता देता हूँ जो अपन ने लास्ट टाइम नहीं यूज किया था। कौन सा भाई? आप बोलोगे सर इससे नहीं करवाया आपने, ये लो, ये देखो, यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी। और अगर निर्वात की बात की जाए तो ये है ना, प्रारंभिक की बात की जाए तो। अब माध्यम में देखो, इससे हाफ क्यू माध्यम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी माध्यम, यही होगा। ये क्लियर है? चलिए आगे देखिए, हाफ क्यू माध्यम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसका वर्ग करूं क्या? तो ये एप्सिलॉन आर का भी स्क्वायर और क्यू नॉट का भी स्क्वायर भाग सी एम की जगह ये लिखूं क्या? एप्सिलॉन आर और सी नॉट। गौर कीजिए, एक तो कट जाएगा, क्या बचा? एप्सिलॉन आर इधर बचा, गुणा 1/2 क्यू नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी नॉट, यही बच रहा है क्या? ये तो प्रारंभिक ऊर्जा थी क्या? बताओ भाई, एप्सिलॉन आर इंटू यू नॉट आ रहा है, नहीं आ रहा? बढ़ेगी ऊर्जा, ठीक है। तो यू माध्यम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर इंटू यू नॉट। बताओ मेरे को, हुआ क्लियर? 10 एकदम। चलिए, तो ये चीज थी बेसिक बच्चों। एक चीज जो मैंने आपको और नहीं बताई, लास्ट है, ये आज बता देता हूँ। आज अपन ने सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस किया है? फॉर्मूलाज को डिस्कस किया है। देखिए, और क्या होगा, और क्या होगा। एक है गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र में क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे एक गोला है ये, है ना, और दो सकेंद्रीय गोले ले लिए जाते हैं। सकेंद्रीय, जिनका केंद्र क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए बच्चों, जिनका केंद्र क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, ठीक है। और समान होने के पश्चात आप क्या करेंगे? पता चल गया ये तो? ठीक है, मेरे को व्हाइट पेन चाहिए। डन। देखिए, तो पहले गोले की त्रिज्या क्या? R1 मान लेते हैं। बड़े वाले गोले की त्रिज्या क्या? R2। और ये बाहर वाला भूसंपर्कित होता है गोलीय संधारित्र में। तो गोलीय संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू क्या होती है बच्चों? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय बड़े गोले की त्रिज्या माइनस छोटे गोले की त्रिज्या। इस चीज को सदैव ध्यान में रखिएगा, बड़े गोले की त्रिज्या माइनस छोटे गोले की त्रिज्या। ऐसे ही एक बेलनाकार संधारित्र का भी होता है। उसके लिए हम फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाय, ये हो जाता है लोग R2 डिवाइडेड बाय R1 या फिर B डिवाइडेड बाय A। बड़े वाले में से छोटे वाले का भाग लगाओगे आप उसमें लोग के अंदर, ठीक है, वो होता है। लेकिन अपने इतना यूज आता नहीं है बेलनाकार संधारित्र, आएगा तो वहां पर मैं आपको काम करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। डन है ये? चलिए बच्चों, तो अच्छे से तैयारी करें। नेक्स्ट वाला जो आएगा उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं बच्चों? फॉर्मूलाज हो चुके हैं, अब न्यूमेरिकल्स जल्दी 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 करते जाएंगे। वीडियोस को देखते जाएं और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। हैव अ गुड डे, टेक केयर।